हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। किसी भी शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। चीज़ों को समझ कर करना है। आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी ही आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एग्जाम से पहले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा दीजिए। इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। आज भी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कुछ पार्ट्स में कवर होगा। आज के पार्ट में हम कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। और प्लीज अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से, एमसीक्यू पार्ट सेक्शन ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहां पर इसमें लिखा हुआ है द ग्राफ of y equals to polynomial x is given for a polynomial px. The number of zeros of px from the graph is okay. काफी इजीली आप इसको बता सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला आपका एक्सिस है, इसको कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है ये इस एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक पॉइंट पे कट करने की वजह से इसके जो जीरोस होंगे वो आपके कितने होंगे, 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आपको बस ध्यान रखना होता है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। ओके, आपको वाई को नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे ये 1 बार कट कर रहा है, यहाँ पर यह ओरिजिन पे है तो दोनों की तरफ से कट कर रहा है एक्स और वाई, तो ये भी चले गई। ठीक है, तो कॉमन है। और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो ऐसे आपको बस एक्स को चेक करना होता है, उतने ही आपके क्या हो जाते हैं, जीरोज हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है आपको वैल्यूज भी दे देता है। जैसे मैंने एक पैराबोला बना दिया तो इनकी वैल्यूज जैसे दे दी कोई, यहाँ पर वैल्यू दे दी -6,0 और यहाँ पे वैल्यू दे दी 6,0। मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा जीरोस क्या क्या होंगे, तो बस आपको एक्स की वैल्यूज ले लेनी है। तो आपको पता है इसमें जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपका जो एक्स की वैल्यू है वो -6 है और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो 6 है, तो इसके जीरोस जाएंगे -6,6। ओके, तो क्वेश्चन में आपको जीरोस अगर ऐसे आ जाते हैं तो आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे इन चीजों को। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन kx इक्वल टू y+2 एंड 6x इक्वल टू 2y+3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। के की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन आपको दे रखी है दो, ठीक है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब उससे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको जनरल फॉर्म में लाना होता है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, देखिए जैसे कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, सभी टर्म्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें के एक्स इक्वल टू y+2, इनमें y और 2 उस साइड है राइट हैंड साइड पे, तो आप इनको इधर लेके आके इसको प्रॉपर बना लेंगे। तो के एक्स पहले लिखा, y इधर आके हो जाएगा -y और +2 इधर आके हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। सिमिलरली आप सेकंड वाली में भी ये कर लेंगे, 6x, ये 2y इधर आएगा तो -2y और 3 इधर आके हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया था कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है। तो आपके पास 3 कंडीशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, जिसमें से आपको इनफाइनाइट वाली लगानी है। बाकी कंडीशंस को भी हम और चैप्टर में या और पेपर्स में कवर करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपका एमसीक्यू से बनता ही है। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये किसकी कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो आप लिख लेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका जो रेशियो होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब a1 हमें पता है x का कोफिशिएंट होगा तो ये हो जाएगा k, और नीचे वाले का ये हो जाएगा तो k/6। b1 y का होगा तो b1 और b2 को हम यहां से देख लेंगे। अब y से पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, साइन जरूर ध्यान रखेंगे माइनस का, और लास्ट वाले के पास साइन है -2/-3। अब ये हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सारे रेशियो बराबर है तो आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग वाले रेशियो को कंपेयर करेंगे
तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 डिवाइड से इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स, तो k की वैल्यू 3 आ रही है। अब क्या करना है आपने, जल्दीबाजी में ऑप्शन 3 देख के इसको नहीं चुन लेना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्या ये कंडीशन आगे भी फुलफिल हो रही है या नहीं। ओके, ये बात ध्यान रहे। तो देखिए, अगर मैं इसी चीज को आगे देखूं, तो देखिए ये रेशियो अगर मैं देखूं, तो ये रेशियो है -1/2, -2/3, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी क्या 1/2 और 2/3 इक्वल आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो लास्ट वाला रेशियो तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। आप के की कोई भी वैल्यू रख लो, आपके स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू आ सकती है, लेकिन लास्ट के रेशियो को तो आप इक्वल कर ही नहीं सकते। 1/2 एक अलग चीज है और 2/3 एक अलग रेशियो है, ये इक्वल आना ही नहीं है। तो ये इस कंडीशन को तो फुलफिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे सारे रेशियो इक्वल आने चाहिए थे और लास्ट वाला आ ही नहीं रहा है। अब ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो हम किस ऑप्शन को चुनेंगे? देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है कंडीशन। ओके, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला चुनना है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अगर आप मान लीजिए आप इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, तो क्या होता? 6 ऊपर जाता, तो 2/3 इंटू 6, 3 से कट जाता है, तो इस बार आ जाता 4। ओके, अब यहाँ 3 आया, इधर 4 आ गया, तो 4 भी तो चुन सकते थे। तो ना 3 आ रहा है ना 4 आ रहा है, तो देखिए के की वैल्यू डिफरेंट आती रहेंगी। इस रेशियो में ये आ गई, इस रेशियो में ये आ गई, लेकिन ये दोनों तो कभी इक्वल नहीं रह सकते। तो ये कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो जल्दीबाजी ना करें, सोच समझ के आंसर करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसमें आपसे क्या रखा है थर्ड क्वेश्चन में, इफ p-1, p+1 एंड 2p+3 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे आपके 3 टर्म दे रखे हैं, p-1, p+1 एंड 2p+3। ये सभी हमारे AP में। AP का मतलब क्या है? ये पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2 और थर्ड टर्म A3। आपको इस P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉमन चीज पता है ना, एक AP में कॉमन क्या होता है? वो होता है उनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है? अगर हम A2 में से A1 को माइनस कर दें, तो पहला डिफरेंस आ जाएगा, और अगर दूसरे को देखें, A3 में से A2 को माइनस कर दें, और डिफरेंस आपस में क्या होता है? इक्वल होते हैं। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। कल के दिन यहाँ पे P की जगह पे X आ जाए, M आ जाए, कुछ आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, आपको ऐसे ही करना है। उस अननोन की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। ध्यान रहे। तो हमें पता है कि जो इनका D है और इनका D आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो बस आपको यही रेश जो हमारा डिफरेंस है, इनको इक्वल रख देना। आप यहीं पे आप वैल्यू रख सकते हैं A1, A2, A3 की, जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, वरना यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, जिससे साइन का प्रॉब्लम हट जाएगा। तो माइनस का A2 वाले के पास आएगा, तो प्लस का A2 बन जाएगा, और A1 को इस साइड भेज देता है, तो ये प्लस का A1 चला जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 2A2 बराबर A3 प्लस A1। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब प्रॉब्लम नहीं आएगी माइनस वाली कोई भी। तो 2 का 2 ब्रैकेट जरूर बनाए। तो A2 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में देखे ध्यान से, क्या है? P+1 इक्वल टू A3 की वैल्यू 2p+3, A1 की वैल्यू p-1। ओके, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 की p से कराई मल्टीप्लाई, 2p, 2 1 जा 2, ब्रैकेट जरूर बनाए, ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पर 2p में से माइनस किया तो हो गया 3p, और प्लस के 3 में से -1 किया तो ये हो गया 2। ओके, नंबर नंबर के पास जाएगा और p वाला p के पास। जैसे चाहे तो हम 3p को इस साइड ला सकते थे, बट मैं इसको इधर ले आता हूँ और 2 को यहाँ ले आता हूँ, तो 2 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और 3p के पास 2p चला गया, तो ये बच जाएगा p। तो p इक्वल्स टू हमारा 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो फाइनली हमारे पास जो p की वैल्यू आई है वो 0। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है, तो ये c वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे ही करना है, आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप वरना डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। 2A2 इक्वल्स टू A3, और यहाँ पे हम लेके चले गए थे, तो ये A1। ओके, ये इसका रिलेशन होता है। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3,6 एंड B -12, -3। किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करता है पॉइंट A और B को? अब A पॉइंट हमारे दे रखे हैं 3,6, एक पॉइंट है B, ठीक है, जो एक लाइन से जुड़े हुए हैं, हमने बोल दिया।
अब इनको जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो है एक्स एक्सिस। ओके, तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं या तो एक्स एक्सिस आएगा या तो वाई एक्सिस आएगा। अगर ऐसे बोलेगा तो एक्स एक्सिस के पॉइंट आपको पता है क्या होते हैं, एक्स मौजूद होता है और वाई जीरो हो जाता है। ऐसे ही वाई एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं, वाई वाले में एक्स जीरो होता है और वाई आपका होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बट इस क्वेश्चन में एक्स बोला था तो हम एक्स के अकॉर्डिंग कंडीशन लिखेंगे, तो यहां पर हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रहे, अगर रेशियो आता है पेपर में तो हमेशा जीरो वाले के इक्वल रखें। ठीक है, जो भी जीरो के इक्वल रहेगा। ओके, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन अगर आगे आता है 2 नंबर का तो उसमें आपको एक्स के भी पॉइंट पूछता है, तो दोनों के बराबर रखना होता है। अभी देखते हैं कैसे। अब ये पॉइंट को बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, ये होता है x2, ये होता है y2, और ये पॉइंट होता है x कॉमा y, बिकॉज y यहाँ जीरो है। तो जीरो वाले के कुल रखने का मतलब समझिए। अब जीरो वाला कौन सा पार्ट है, y वाला। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2। ठीक है, क्या होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रहे यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन 1 2 का होना चाहिए, आगे पीछे चल जाएगा, जैसे m2 y1 भी लिख सकते हैं, बट एक साथ m1 y1 नहीं करना है। 1 के साथ हमेशा 2 होना चाहिए। बीच में प्लस है ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब y की वैल्यू देखिए कितनी है, जीरो। मैंने बोला जीरो वाले के इक्वल रखेंगे तो आपका रेशियो वाला क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर x की भी वैल्यू पूछेगा तो फिर दूसरे वाले रेशियो को भी सॉल्व करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला से। अब m1 की वैल्यू, आपको रेशियो नहीं पता तो आप स्टार्टिंग में ही लेट रेशियो बोल देंगे k रेशियो 1। ठीक है, जो मैंने नहीं लिखा था, तो आप स्टार्टिंग में ही k रेशियो 1 मान लिया करिए जब भी आपसे रेशियो पूछता है। अब रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ये m1 होता है और ये क्या होता है m2। तो k रेशियो 1 आप कह सकते हैं। ठीक है, m1 m2 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन k रेशियो 1 मान लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू k, y2 यहाँ देखिए माइनस का 3, m2 1 एंड y1 6, अपॉन में आ गया k प्लस 1। अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड से लेके जाएंगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा ही आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सामने क्या बचा, k की जब 3 से कराई माइनस के तो -3k, और ये प्लस का 6 × 1 = 6, -3k इधर जाएगा तो +3k हो जाएगा, और इक्वल में आ गया 6। अब 6 के डिवाइड में 3 आ गया, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2 आ गया। अब k की जो फाइनल वैल्यू आई है वो आपकी आई 2। अब अपॉन में कुछ नहीं आ रहा तो आप अपनी तरफ से बोल देंगे 1, तो आपका जो रेशियो आया है 2:1 आया। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे हम, डी वाला ऑप्शन चुन लेंगे। जल्दी नहीं करनी है कि ए वाला चुन लिया, आपको ध्यान रखना है कि ये रेशियो आया 2:1, जिसमें m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आपको बस एक्स एक्सिस में एक्स के लिए देखना है, वाई के लिए वाई वाला देखना है। वाई क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, एक्स एक्सिस दिया है या वाई एक्सिस। ओके, और जीरो के इक्वल रखेंगे तो रेशियो तो डायरेक्ट मिल जाएगा। आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर PQ is tangent to a circle centered at O, AOB equal to 95, measure of ABQ। आपको यहाँ पर PQ एक टेंजेंट दे रखी है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये आपकी एक टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, AOB बीच में एक एंगल आपको 95 दे रखा है, आपको मीजर करना है किसकी वैल्यू, ABQ की। ABQ मतलब ये वाला एंगल, इसको आप x मान लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। होता क्या है, सर्कल के अंदर सेंटर और ये एंड पॉइंट हमारा, ये कोई ए है पॉइंट, तो ये क्या है, रेडियस। इधर से बी को देखें तो ये भी क्या है, रेडियस, क्योंकि रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो जब दो रेडियस, आपके एक ही सर्कल के सारे रेडियस बराबर है, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इतने एंगल को जैसे मान लीजिए, मैंने इसको y मान लिया, तो इतना एंगल भी क्या कहलाएगा, y ही तो कहलाएगा। आइसोस्केलस ट्राइंगल में यही तो होता है, जब दो साइड बराबर होती है तो एंगल भी बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ये एंगल को और ये एंगल को क्या बोल दिए, y बोल दिया ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो इसको y बोल दिया, इसको y बोल दिया। अब बीच में एंगल 95 दे ही रखा है। ओके, तो y बोलने का रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी साइड इक्वल है। अब आ जाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो 95 प्लस हमने एंगल को y बोला है दोनों, इक्वल टू 180, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y। 180 में से 95 हमारा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। ओके, अब इसको डिवाइड कर देते हैं,
तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये कट कर देगा आपका 42.5, जो कि वैल्यू किसकी आई है, इस y वाले पार्ट की आई है। ओके, ध्यान से देखिएगा। नाउ अब हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब होता क्या है, जो टेंजेंट है, रेडियस, ये रेडियस था और ये टेंजेंट थी, ठीक है। पी क्यू जो हमारी टेंजेंट थी पॉइंट बी पर, और यहाँ पर हमारा एक लाइन और आती इस तरीके से। मैं सिर्फ इतना डायग्राम बना रहा हूँ सामने समझाने के लिए। ये पार्ट y है जो हम निकाल चुके हैं और इतने पार्ट को x बोला है। अब आपको थ्योरम 10.1 पता होगी। 10.1 में क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस, इनके बीच में 90 का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है हमारा, क्योंकि जो OB है वो परपेंडिकुलर होता है PQ के, थ्योरम 10.1, तो ये पूरा एंगल मतलब x और y का सम कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बनता है, 90 बनता है टोटल। अभी हमने y की वैल्यू निकाल ली है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 42.5। अब 42.5 इधर जाके माइनस होगा, तो 90 में से 42.5 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ध्यान से, तो ये आपका 5, यहाँ पे बचेगा 9, 7, यहाँ बचेगा 8, तो आ जाएगा 47.5। तो आपका जो आंसर आएगा 0.5 आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 42.5 निकाला, ऑप्शन में 42.5 भी दिया है, तो अगर किसी बच्चे ने जल्दीबाजी करी या कोई गड़बड़ कर दी तो आपका इतना पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि MCQ में या तो 1 मिलेगा या तो 0 होगा। अब जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो फाइनल तक पहुंचना जरूरी है ना, तभी तो फायदा है उस चीज का। तो आपका आंसर आना चाहिए ये ए वाला, ये नहीं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 tan a equal to 3, then value of 4 sin a plus 3 cos a, 4 sin a minus 3 cos a। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ए एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा, वो आप यहाँ दे दीजिए। सामने परपेंडिकुलर होगा, नीचे बेस होगा, यह हाइपोटेनस होगा, ठीक है, सामने से अगर देखेंगे तो। अब ये 10a की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 के डिवाइड में आ जाएगा। 10 रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 2। साथ में वेरिएबल ले सकते हैं, बट हम वेरिएबल लेंगे, कैंसिल ही करना है बाद में, तो मैं हमेशा ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। अब ये b हो जाएगा और इसको बोल देंगे c। आपको पता है सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज अगर साइन और कॉस में जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13। अब स्क्वायर चल रहा था तो ये हो जाएगा √13। ओके, ये बात आप सभी जानते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 4 साइन ए 3 कॉस ए, और नीचे भी यही साइन ए माइनस 3 कॉस ए। ओके, अब देखिए साइन किसका रेशियो होता है, वो रेशियो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू रख देते हैं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनस आपका √13। ऐसी कॉस जो होता है वो रेशियो होता है किसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू है 2 और हाइपोटेनस हमारा 13। नीचे भी वही रेशियो था तो वही ले लिया, तो 2/13। इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 2 ज़ा 6, और दोनों का एलसीएम तो 13 बनना ही है, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ भी सेम आना है 12, लेकिन इस बार साइन माइनस आएगा बीच में, ध्यान रहे। यहाँ पर 6 और नीचे √13। √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आप जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बाद में कैंसिल ही करना है, ठीक है। तो 12 + 6 हो जाएगा आपका 18, और 12 - 6 हो जाएगा आपका 6। 6 से 18 आपका कट जाता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आया, 3। आप ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा 3। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। बस सिंपल आपको इस तरीके से इसको कर देना है। आ जाते हैं आगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसका एक और मेथड क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। ये तो आपका जनरल मेथड है, ठीक है। एक MCQ को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको ना लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा। यहाँ दिया था 2 tan a इक्वल टू 3, क्वेश्चन में 4 दे दिया था, तो आप इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ध्यान रखना ये काम आ सकता है आपके। तो 4 tan a हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और 3 की मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों साइड होता है, LHS में भी होता है और RHS में भी होता है, तो ये हो जाएगा 6। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है।
अब हमें पता है कि हमारे अपनी इक्वेशन में हमें 10 लाना है, तो हम क्या कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय कॉस, क्योंकि ये वाला स्टेप फिर वही है सारा का सारा स्टेप। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 2 से 4 बनाना था। ओके, समझ लो मेरी बात को धीरे धीरे आराम से, ठीक है। ये आगे जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम वही है जो मैंने एक तरीका और बताया था कि आपको क्या करना होता है, ऐसे ही डिवाइड करना होता है कॉस से, अगर आपका 10 के अकॉर्डिंग दिया है क्वेश्चन और जो यहाँ लिखा है वही सामने हो तो। बट यहाँ 2 का 4 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके सेम 4 के फॉर्म में ले आया हूँ, फिर आगे सॉल्व करूंगा। अब देखिए, कॉस से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 इक्वेशन को देखेगा मेन वाली जो ये है, 4 साइन है अपॉन कॉस है, सारे टर्म्स होते हैं एक एक करके, 3 कॉस है अपॉन कॉस है, यहाँ आगे 4 साइन है अपॉन कॉस है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे 3 कॉस है अपॉन कॉस है। अब देखिए 4 साइन है अपॉन कॉस है क्या हो जाता है, 10 है, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, नीचे देखिए इसमें भी वही 10 है और यहाँ पे कैंसिल। अब 4 10 है की वैल्यू अभी लिखी थी मैंने कितनी, 6, इसीलिए मैंने उसको कन्वर्ट किया था, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 और नीचे 6 माइनस 3। अब 6 प्लस 3 होता है 9, 6 माइनस 3 होता है 3, और 3 3 ज़ा 9। अगर आप इस चीज़ को समझें तो अच्छी बात है, वरना आप अपना जनरल मेथड यूज़ करिए, ठीक है। ये भी आपका बेसिक ही है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ये आपका आया था 3। ओके, ध्यान रहे। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of polynomial x square plus x minus 1, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है, और अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं। इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, ठीक है। देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अगर आ जाता है डायरेक्टली भी आपको याद हो तो अच्छी बात है, तो ये होता है आपका माइनस बी अपॉन सी। ओके, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ ये आया कैसे, अभी हम बाद में बात करेंगे। तो हमारा आंसर पहले चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो आंसर आएगा, बी की वैल्यू होती है जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वो कितना है, 1। ओके, तो ये 1 लिख देंगे। और सी की वैल्यू तो लास्ट वाली होती है, तो वो भी आपका -1 है। ये कैंसिल होकर 1 1 सा 1 ही आना है, तो ऑप्शन तो आपका ए हो गया। ओके, अब ये डायरेक्ट कैसे हुआ देखिए, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट पता होगा तभी सही रहेगा। ये डायरेक्ट हुआ है, मैंने क्या किया, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी बीटा से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी, और इसकी अल्फा से ऊपर भी अल्फा से। अब दोनों का एलसीएम क्या बन गया, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ गया, बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो फाइनली जो आपका आता है माइनस बी अपॉन सी। तो हमें ना ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे कई सारे आपको फॉर्म्स मिल जाते हैं, स्क्वायर भी आ जाता है, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। तो ये आपका माइनस बी अपॉन सी आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k for which quadratic equation 2x square plus kx minus 4 equal to 0 has rational roots। ओके, अब रेशनल रूट्स हमें बताने हैं k की किस सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू के लिए रेशनल रूट होंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रेशनल का मतलब आप सभी जानते हैं, रेशनल का मतलब होता है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन होता है, और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वैल्यू सभी को पता है, ए एक्स स्क्वायर से पहले हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ए होता है, एक्स से पहले वाला बी होता है, और लास्ट में क्या होता है, सी होता है। हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड लग नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ बीच में एक अननोन वैल्यू के है, हमें नहीं पता, उसी की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इक्वेशन जिसकी है उसके इक्वल में रख देंगे वेरिएबल के। ओके, अब वैल्यूज को यहाँ रखते हैं। देखिए b की वैल्यू क्या है हमारी, k, ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा k प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -4, अपॉन में 2 इंटू ए। सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और नीचे आ गया 4। देखिए फाइनली आपके पास एक ऐसा रिलेशन आ रहा है,
अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए के की और रेशनल रूट आने चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन पे जाना है। ओके, क्योंकि ऑप्शन के अलावा आप ऐसे तो नहीं लगा सकते ना, आपको चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। अगर आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब भी आप क्या करेंगे, लेट करके मान लेंगे या रफ में सॉल्व करके देख लेंगे और अपने मेन आंसर को लेके चल देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर पहला ऑप्शन चुना तो पहले ऑप्शन को मैं सीधे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है रूट 2, तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2√2 चुन लूंगा, अंदर तो चाहे सॉल्व भी हो जाए पर बाहर तो ये सॉल्व होगा ही ना। और कोई भी नंबर अगर 2+√2 या 2-√2 ऐसा आ रहा है तो वो रेशनल तो होता ही नहीं है, क्या होता है, इरेशनल। तो ये तो पार्ट होगा ही नहीं। ओके, आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये आप समय बचाने के लिए भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और लास्ट वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर अगर आपने के की वैल्यू जो -b होता है उसमें रख लिया तो ये तो आपका साथ में रहेगा ही हमेशा, मतलब ये ऑप्शन भी हट गया। बात करते हैं +-2 की। अब +-2 में अगर आप इसके पास +-2 है तो दोनों वैल्यू को एक एक करके रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए के की वैल्यू को अगर आप +2 रखते हैं, ठीक है, तो +2 रखा तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं अपने इक्वेशन में, यहाँ पे 2 आ जाएगा के की जगह पे, +-2² + 32/4, ये हो गया -2 +-4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 32 कितना हो जाएगा, 36। और 36 जो होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसका होता है, 6 का होता है। ओके, यहाँ पे दो वैल्यूज आती हैं तो दो वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। -2 +-6/4, पहली बार प्लस के साथ करते हैं तो 6 में से 2 गया, 4 आया, 4/4 कट के आ गया 1। ओके, और दूसरी बार इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, 2-6/4, दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2। तो इस पर तो आपकी वैल्यू मिल रही है और दोनों रैशनल वैल्यू मिल रही है। देखिए 1/1 रेशनल है, 2 के अपॉन में 1 में लिख लो, रेशनल हो जाएगा। ओके, तो के की 2 जो वैल्यू है उस पर तो रेशनल मिल रहा है। अब अगर हम -2 रख के देखें, देखिए -2 रखने पर क्या होगा, अब -2 रखने पर ये माइनस था बाहर से, इसी इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे, अंदर माइनस आई, प्लस माइनस, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, के की जगह पे -2 रखना है, अपॉन 4, ये बन जाएगा प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर से 36 आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6 आ जाएगा। पहली बार दोनों को ऐड किया तो 8/4, ये कितना दे देगा 2, और दूसरी बार 2-6/4, तो -4/4, ये भी आ जाएगा -1। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2 और -1। तो हमसे पूछा था के की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ओके, अब ऑप्शन कौन सा चुनना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ऑप्शन चुनना है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी। रीजन क्या है, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लीस्ट पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते थे ना, तो ये तो ऑप्शन हट ही जाता, शुरू में ही मैं हटा देता इसे। बट आपको समझाना था तो मैंने इसको बता दिया कि के की कौन सी वैल्यू को, यहाँ मैंने 2 भी लिया था और -2 भी लिया था, दोनों में रेशनल तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको लीस्ट कम से कम बोलता तो हम इसको चुनते, सी वाला ऑप्शन को, लेकिन इस लीस्ट के साथ वर्ड आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो ऑप्शन यही है ना, तो इस वाले को तो नेग्लेक्ट करना है, और अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो सी वाला ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारे पास ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप जो मैंने बातें कही वो आपको समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, एक बार और सुनिए, हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं आगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। 9th क्वेश्चन देखिए, 3/4 10² 30 -sec² 45 +sin² 60 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लगा देंगे। sec 45, अब sec जो होता है रेसिप्रोकल होता है cos का, ठीक है, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2/1, अपॉन में 1 लिखते नहीं, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन 60 होता है आपका √3/2, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज को बिल्कुल ध्यान से सही रखना है, वैल्यू गलत हो गई तो सब गलत। ये हो गया 3/4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बिकॉज रूट बाहर आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ -2 का स्क्वायर 2, ठीक है, -√2 का स्क्वायर होगा 2, यहाँ भी 3 का 3 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1/4 -2 + 3/4। आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1,
4 बनाना है तो 4 से नीचे 4 से ऊपर, तो ये हो गया 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 3 और सबके अपॉन में आ गया 4। पॉजिटिव वाला नंबर पॉजिटिव के साथ पहले ऐड कर लेंगे, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 8 अपॉन 4, 4 में से 8 को माइनस करते हैं तो आता है 4, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है, अपॉन 4 कैंसिल किया तो आपका आया -1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, सिंपल था बट आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू बतानी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से होता है जिसमें यहाँ पर आपका रेडियस होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको बतानी है। हाइट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और सी एस ए दे रखा है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर दे रखा है आपको 94.2। ओके, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2 पाई आर एच 94.2। अब 2 का 2, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेनी है, जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7, अदरवाइज 3.14 आपको बता देगा वो। आर की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है और एच है हमारा 5। अब जितने भी टर्म्स आपके इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड में, तो 94.2 के डिवाइड में चला गया 3.14 इंटू 5 इंटू 2। ओके, यहाँ पर आप पॉइंट कैंसिल करके यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, नीचे से भी पॉइंट हटा के आप 2 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 टू ज़ा 10 होता है, तो ये भी ऊपर 10 ही था तो कैंसिल ही हो जाना है। फाइनली आपके पास बचता है 942/314। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 4 3 12 होता है ना, तो बस इससे आइडिया भी मिल जाएगा। आप इसको कट करके देख लीजिएगा, 3 टाइम्स कट होगा, आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, वरना आप सिंप्लीफाई करते रहिए, आपका 3 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। आपको मार्क्स दे रखे हैं, नंबर स्टूडेंट्स दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल क्लास के लिए आपको देखना होता था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, मैक्सिमम वाली, बट वो तब देखते हैं जब आपको क्लास दी होती है और वहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख के चूज कर लेना था। बट ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो टेबल है मार्क्स है वो लेस देन टाइप टेबल में दे रखे हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली नहीं चूज कर सकते सबसे बड़ी वैल्यू। ओके, आपको क्लास बनानी पड़ेगी। अब वो क्लास कैसे बनाई जाती है तो देखते हैं। तो कभी भी लेस देन टेबल आ जाती है या मोर देन टेबल आती है तो आप उसको प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर पाएंगे, आपका मीडियन मोड या मीन जो भी आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं मार्क्स और एक दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मार्क्स क्या दे रखे हैं, वो दिए आपके लेस देन 10, फिर है 20, 30, 40, 50 एंड 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 3, 12, 27, 57, 75, 80। अब देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, आपको पता भी होगा कि जैसे मैं कोई टेबल लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्लास लिखते थे हम, जैसे 20 से 30 है, तो आप इस लिमिट को क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर आप लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे 20 और मोर देन 20। ओके, नीचे वाली लिमिट पे हम मोर देन लिखते हैं, मोर देन या फिर अबव। ओके, लेकिन जो ऊपर वाली लिमिट है हम उसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन 30। ओके, लेस देन 30 मतलब 30 से कम। यहाँ पर आपका इक्वल भी कवर होता है, 20 भी कवर होगा और 20 से ज्यादा कवर होंगे, और यहाँ पे लेस देन। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर करनी है कि जो लेस देन वाली लिमिट होती है वो हमेशा ऊपर आती है। ओके, इसलिए मैं ये बात बताई मैंने। तो जब आप क्लास बनाएंगे तो क्वेश्चन में जो आपकी लेस देन वाली लिमिट्स होंगी, जैसे यहाँ पे लेस देन 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60 है, ये आप पहले ही ऊपर रख लें। ओके, डायरेक्टली आपको ये बात क्लियर कर लेते हैं। तो इसको आप ऊपर रख लेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे इसकी जो बची हुई लिमिट है, तो 10 का गैप है, तो 0 से 10, तो 0 से ही शुरू होगी, कॉमन सी बात है। ज्यादा बड़े गैप में हो, जैसे सीधे अगर 50 बोल दे लेस देन, तब आप इसके नीचे लेस देन 50 भी बोल सकते हैं, क्योंकि गैप का आपको आइडिया नहीं है। ओके, क्योंकि पहली में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 30, ऐसे ही 40 एंड 50।
क्लियर? तो याद रहेगा, लेस देन वाली में ऊपर रहेगी ये वाली लिमिट जो क्वेश्चन में गिवन होंगी, और नीचे उसके हिसाब से हम लगा देंगे। अब लेस देन टेबल के साथ जो भी टेबल दी होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल होती है, वो ध्यान रहे वो एफ नहीं होता है, वो आपका सी एफ होता है। क्लियर? ध्यान रहे, ठीक है? लेस देन टेबल के साथ हमेशा कौन होगा? सी एफ होगा। तो सी एफ से एफ कैसे बनता है? सी एफ कैसे बनता था? ऐड कर करके। तो एफ कैसे बनेगा? माइनस करके। लेकिन पहली वाली लिमिट को पहले लिखेंगे, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को 3, फिर 12 में से 3 को माइनस करेंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9। इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ गया आपका 15। नेक्स्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30, और इसके बाद माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, और यहाँ बचेगा 18, 18। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5। आई होप ये क्लियर होगा। और आप चेक कर लीजिए, इसका जो लास्ट नंबर है, सी एफ का जो लास्ट नंबर होता है, वो इन फ्रीक्वेंसीज का सम होता है ना, तो आप चेक कर लीजिए, इनको ऐड करके 80 ही मिलेगा। ओके, क्योंकि लगातार देखिए बढ़ रही थी ना ये, तो आप उसको ऐड कर लीजिए। 9 + 3 12, 12 8 हो गया 20, 20 और 5 25, और ये 30। 3 आपका कैरी, 3 4 5 6 7 8, मतलब बिल्कुल सही है। तो ये आपके क्या बन गई है? फ्रीक्वेंसी टेबल। आई होप ये क्लियर होंगी इतनी बातें। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। अब आप जैसे नॉर्मल सॉल्व करते थे, क्या करते थे? मॉडल क्लास में चेक करने के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते थे। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वाली। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। ओके, तो ये आपकी अब कौन सी हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी। अब आपको आंसर में देखना है कि 30 और 40 कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर देंगे। लेस देन वाली टेबल में आपको ऊपर रखनी लिमिट, फिर उसके बाद सी एफ दी होती है उसके साथ, और फिर उसको माइनस करके आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, द सी एस ए ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 रेडियस 7 इज। सी एस ए ऑफ कोन चाहिए आपको। क्या होता है सी एस ए ऑफ कोन? पाई आर एल। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट, क्योंकि आपका ये कोन होता है जिसमें यहाँ पर होती है हाइट परपेंडिकुलर वाली, ये होता है बेस में रेडियस, और जो ये स्लैंट हाइट होती है एल। ठीक है, हाइट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। जो ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये एल है। तो एल यहाँ से निकल जाएगा पाइथागोरस लगा के। रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7, हाइट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 24। अब एल एज अ हाइपोटेनियस काम करेगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 576। ऐड किया 625, स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ओके, 25 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है एल की वैल्यू। अब आराम से हम रख लेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू बोली नहीं थी तो 22.7 रखना है। आर की वैल्यू 7 है, और यहाँ पे हो गया 25। 7 से 7 कैंसिल, 25 को हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, काफ़ी इजी था ये। ध्यान रहे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पाई आर एल उसका सी एस ए होता है, एल निकालेंगे, रख देंगे। अब 13th क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,2√5 एंड -2√5, 0 इज। डिस्टेंस निकालनी है आपको। ओके, डिस्टेंस निकालने में आप यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, आप एक बार अपने फॉर्मूले जरूर लिख के जाइए अच्छे से, कोई भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जिससे आपके क्लैरिटी रहेगी, क्वेश्चन पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, फॉर्मूला गलत हो गया तो फिर सब गलत है। ओके, ऐसे पढ़ लीजिए, 2-3 बार लिखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो याद तो हो जाता है अपने आप, लेकिन फिर भी एक बार खुद से ना ऐसे ही लिख लिया करिए सारे फॉर्मूले। एक बार कभी भी रैंडमली आपने लिख लिए कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कितने फॉर्मूले हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं, इससे बातें दिमाग में रहती हैं। ये खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान रहे। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। अब x1 क्या होता है हमारा? ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू y1, और ये वैल्यू x2, ये वैल्यू y2। ओके, ये पॉइंट्स को हम a और b बोल लें, कुछ भी बोल लें, बट ये x1 y1 और x2 y2। तो x2 कितना है देखिए, -2√5 माइनस x1 कितना है 0, इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, y2 है 0,
फिर माइनस y1 की वैल्यू है 2√5, इसका भी होल स्क्वायर। अब जीरो से इसको माइनस करेंगे तो आपका फिर से वही आ जाना है, -2√5 होल स्क्वायर। और यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा -2√5 होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ओके, और माइनस स्क्वायर हो गया प्लस, तो 4 5 ज़ा 20, ऊपर रूट है ध्यान रखेंगे, और यहाँ भी आ जाएगा 20। दोनों को ऐड किया तो आ गया रूट का 40। अब रूट के 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10। ओके, क्योंकि रूट के बाहर हमें नंबर निकालना है अकॉर्डिंग टू आंसर। तो 4 हमारा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा होता है 2। ओके, तो 2 बाहर आ जाएगा, 10 किसी का नहीं होता तो 10 अंदर रह गया। अब बाहर आने पर जो वैल्यू आती है प्लस माइनस आती है। ऑप्शन में अगर प्लस माइनस लिखा होता तो वो लेते, बट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वाला आंसर हमारा कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। काफी आसान था, बट आपको वैल्यूज को फिर भी ध्यान से रखना है, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। मतलब ये वैल्यू अल्फा हो गई और ये वैल्यू बीटा, बिकॉज जीरोस दिया है तो ये अल्फा और बीटा होंगे। ओके, पूरा पूरा सम बोलेगा तो ये पूरा अल्फा प्लस बीटा होगा और ये पूरा अल्फा इंटू बीटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला है तो आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन। ठीक है, जीरोस बोला है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, इंटू एक्स प्लस लास्ट में आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर वैल्यूज को रख लेते हैं। तो आप इससे पहले ना इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सम को और प्रोडक्ट को अलग से सॉल्व कर लिया करिए। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, जैसे वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2/3, बीच में प्लस लगा है, और बीटा की वैल्यू 2/3। अब -2/3 और +2/3 अगर सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आ जाना है। ठीक है, तो ये आपका जीरो ही आ जाएगा डायरेक्टली। और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू है -2/3 और यहाँ पे 2/3। तो 2 2 ज़ा 4, साइन माइनस का, 3 ज़ा 9, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 0, तो 0 रख लिया, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई -4/9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म तो 0 ही हो जाना है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 9x स्क्वायर -4/9 इक्वल टू 0। ओके, 9 यहाँ से डिवाइड से इधर जाएगा तो ये आपका आ गया 9x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को तो हम नहीं चुनेंगे, बिकॉज यहाँ पे 4x स्क्वायर -9 लिखा है। ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में प्लस का साइन आ रहा है तो ये नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ध्यान रहे, अगर आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये आपका इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होकर 0 ही तो हो जाना है ना। तो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जो ना ऐसे लिखते हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस सम सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इसके बाहर एक कांस्टेंट के भी लिखा होता है, आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, तो वो के वही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट दिखा रखा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, आराम से इसको कर लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज बाय 3, देन मीन ऑफ द डेटा इज। अगर हम अपनी हर वैल्यू को 3 से बढ़ा देते हैं, 3, ठीक है, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है आपका, तो आपका मीन क्या आएगा। तो बोल रहा है वो मीन क्या होगा। ठीक है, तो एक कह रहा है रिमेन्स अनचेंज्ड, एक में कहा है इंक्रीज, इंक्रीज बाय 3n और इंक्रीज बाय 6। तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेके देखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन हमें तो बस एक जनरल एग्जांपल लेना है, एग्जांपल समझते हैं। अब इनका अगर मैं मीन निकालूं, तो मीन निकालने का अगर जनरल हम देखें, ये अनग्रुप डेटा है, तो कैसे निकालते थे 9th क्लास में और प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। नंबर्स को ऐड कर लेते थे और जितने नंबर होते थे उससे डिवाइड कर लेते थे। तो देखिए 3 + 2 कितना हो गया,
5 और ये हो गया 4 9, तो 9 का आधा कितना हो गया, ये आपका 9 का 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ जाएगा ना। अब इन्हीं नंबर को 3 3 बढ़ा दीजिए, तो 2 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 5। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हर सभी को बढ़ाने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल है। और इस वैल्यू को भी हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 8, सॉरी इस वैल्यू को भी हमने बढ़ा दिया +3, तो ये कितना हो गया, 7। अब इन तीनों का मीन निकालते हैं, तो 5 + 6 + 7, और नीचे तो हमेशा जितने नंबर है उससे डिवाइड होगा। ऐड करते हैं, 6 + 5 11, 11 + 7 18/3, कितना आ गया, 6। अब ये नंबर देखिए, ये 3 से कितना बढ़ गया, नया वाला मीन, तो नया वाला मीन भी तो +3 बढ़ गया ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें लिखा होगा जिसमें इंक्रीज्ड बाय 3, अगर कोई नंबर एक कॉमन नंबर से बढ़ रहा हो ना, तो उसका मीन भी वैसे ही बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ओके, आई होप इस एग्जाम्पल से आप ये चीज समझ गए होंगे। आप ऐसा एग्जाम्पल रख के देख लिया करिए, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या रखा है, probability of happening an event is denoted by P, probability of non happening of an event is denoted by Q। रिलेशन क्या होगा P और Q के बीच में। अब probability का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, probability of an event E होता है, नॉट एन इवेंट हमारा ई बार होता है पी, इसका सम कितना होता है, 1 होता है ना। तो अब यहाँ पे इसने हैपनिंग वाले को, जो हमारा इवेंट है, उसको पी नाम दिया है, इसको बार वाले को क्यू नाम दिया है, तो इनके बीच में भी तो यही रिलेशन आएगा ना, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो जो ऑप्शन में ऐसा लिखा कहीं मिलेगा तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ओके, सिंपल आपने यहाँ पे रख देना इस रिलेशन में। 17 क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, a girl calculates that probability of her winning the prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। टोटल उसने जो टिकट सोल्ड हुए, टोटल टिकट सोल्ड वो कितने हुए, 6,000। और प्रोबेबिलिटी जो है उसके जीतने की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग PW लिख देता हूँ, वो कितना है आपका, 0.08 उस लड़की के। हमें बताना है कि उसने कितने टिकट खरीदे। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, तो फेवरेबल मतलब उसने कितने खरीदे, नंबर ऑफ टिकट्स कितने खरीदे, वही हमको बताना है। तो फेवरेबल वाले पार्ट को मैं जैसे एक्स बोल दूं, टोटल हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 6,000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमें बता रखी है कितनी, 0.08। यहां से ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। इक्वल में एक्स है, पॉइंट हटाया, 2 नंबर थे तो 2 जीरो कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 6 48, और आगे एक जीरो लिखा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 480। 480 टिकट्स उसने खरीदे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.08। ओके, ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है उसकी। क्लियर, सिंपल। ओके, दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, 5 बिल्कुल भी स्विम नहीं कर सकते, और 1 person is selected at random, probability that he or she can swim। ओके, he or she can swim। तो देखिए टोटल जो है ग्रुप है 20 लोगों का, जिसमें से स्विम नहीं कर सकते वो कितने हैं, 5 हैं। तो स्विम करने वाले कितने होंगे वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम 20 में से 5 हटा दें तो बच्चे कितने, 15 तो स्विम कर सकते हैं ना। हमें प्रोबेबिलिटी यही बतानी है स्विम कितने कर सकते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कई बार जल्दीबाजी में कांट स्विम वाला निकाल के आ जाते हैं बच्चे। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्विम वालों की, ठीक है। तो ऊपर आता है फेवरेबल, इस बार फेवरेबल है 15, और अपॉन में टोटल आता है वो है 20। 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 3 सा 5 4 सा, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब आ जाते हैं आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन आपको पता है कि कौन कौन से हैं, करते हैं। ये है हमारा असर्शन, पॉइंट 0,2 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद लाइन 3x + 2y = 4। तो यहाँ पे क्या रखा है, जो पॉइंट हमारा 0,2 है इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और लाइन हमें दे रखी है 3x + 2y = 4। तो क्वेश्चन में हमें लाइन दे के इक्वेशन दे रखी है।
अब वाई एक्सिस में आप जानते हैं पॉइंट क्या होते हैं, तो वाई एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं हमारे, 0, y, मतलब जहां x क्या होता है हमारा, 0 होता है, y की वैल्यू तो y ही होती है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये पॉइंट जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रख लेना, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। तो पॉइंट 3 का 3, x के यहाँ पे कितना रख देंगे 0, y को y ही रखना है। अब ये तो 0 हो गया, 2y = 4 आ गया, कैंसिल होके आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमें यही चेक करना था क्या ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल सेम 0, 2 ही आ रहा है, मतलब हमारा आंसर है बिल्कुल क्या है, असर्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आपको इक्वेशन में वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर देना है। एक्स बोलता तो फिर हमें क्या करना होता, तब हमारा एक्स होता वाई 0 हो जाता। ओके, अब रीजन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। अब एक पॉइंट है 0, 2, ओके, जिसकी एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो है 2 यूनिट। तो चेक कर लेते हैं। देखिए जब आपको डायरेक्टली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आता है तो आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो 0, 2 कहाँ बनेगा, अब x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू ऊपर होती है +2, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा 0, 2। अब इसकी x एक्सिस ये है, तो x से ऊपर देखिए ऊपर कितनी डिस्टेंस है, ये ऊपर की तरफ 2 यूनिट्स तो है, तो मतलब बिल्कुल सही है। तो आपका रीजन भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बट ऊपर बात हो रही थी एक्स एक्सिस की, यहाँ बात है वाई एक्सिस की और डिस्टेंस की, ठीक है। तो बिल्कुल ही अलग अलग बात है, बट दोनों ऑप्शन बिल्कुल हमारे सही है। तो वो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें दोनों सही होते हैं बट उससे रिलेट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी क्या कहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट असर्शन क्या है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज रेशनल नंबर। अब जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का वो रेशनल नंबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, हमें देखना है ये वाला जो फिगर है। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखिए आपको 90 का एंगल दिया है, सामने हाइपोटेनस है, इधर परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस है, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये जगह 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जगह 13, और स्क्वायर हटेगा तो आपका आ जाएगा कितना, √13। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, √13। अब √13 आ चुका है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम किसका, ऑल साइड्स का। तो सारी साइड का सम करते हैं, 2 थी पहली साइड, दूसरी साइड हमारी 3 है, और लास्ट साइड आ चुकी है √13 पाइथागोरस लगा के। तो इनको जोड़ोगे तो आपका एक कैसा नंबर मिल रहा है, अभी भी इरेशनल नंबर मिल रहा है ना, क्योंकि आपका 5 तो रेशनल है लेकिन √13 इरेशनल है, और रेशनल इरेशनल को जोड़ रहे हैं तो आपका फाइनली इरेशनल ही आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असर्शन गलत हो गया। असर्शन गलत हो गया तो कॉमन सी बात है कि रीजन तो सही होना ही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं रीजन पे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो कोई भी दो रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा रेशनल होगा। रेशनल नंबर हमें पता है P/Q के फॉर्म में होता है। नॉर्मल नंबर को भी हम P/Q बोल सकते हैं, बिकॉज उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही तो हुआ। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई, चलो रेशनल नंबर ही लेके देते हैं, 2/3 ले लिया, इसका स्क्वायर किया, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 5/3, उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब दोनों का सम करेंगे तो ये 4/9, उधर 5 25/9, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 29/9। ये रेशनली तो मिलना है। ओके, कोई नॉर्मल नंबर भी लेके देख लीजिए, उनको भी स्क्वायर करके सम करोगे तो जो नंबर मिलेगा वो रेशनल ही मिलेगा। तो रीजन तो बिल्कुल सही है। जब ऑप्शन पहला गलत ही हो गया तो दूसरा तो सही होना ही है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, ये थे हमारे 20 एमसीक्यूज। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, और हम मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब अस एंड शेयर with your friends for more important questions. Okay, take care.